मैं रोहित वशिष्ठ विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश का छात्र आपके सम्मुख गुप्त साम्राज्य के विषय में बताना चाहूंगा। गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास। मौर्य साम्राज्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया था। उसके पश्चात यह भारत जो है वो एक सूत्र में नहीं बन पाया एवं उसका विघटन हो गया। कुषाणों ने एवं सातवाहन शासकों ने इसको एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, किंतु वे उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत तक ही सीमित रहे। इसके पश्चात गुप्त शासक जो गुप्त साम्राज्य है इसका उदय कहाँ से होता है? तो गुप्त साम्राज्य का या फिर गुप्त वंश का उदय पूर्वी भारत से होता है। पूर्वी भारत अर्थात पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, इसके साथ ही जो तीसरे दशक है, तीसरे दशक में भारत के 3 कोनों से 3 वंशों का उदय होता है। पूर्वी भारत से गुप्त वंश का उदय, पश्चिमी मालवा भारत से नागवंश का उदय एवं दक्कन या फिर दक्षिणी भारत दक्कन से वाकटक वंश का उदय। इसके पश्चात गुप्तों का उदय, गुप्त शासक आगे बढ़ते हैं और गुप्त वंश का उदय होता है। गुप्त वंशों का आरंभिक जो उदय होता है वो उत्तर प्रदेश एवं बिहार से माना जाता है। इसका जो महत्वपूर्ण प्रांत था वो उत्तर प्रदेश था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आरंभिक अभिलेख एवं आरंभिक मुद्रा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात ये माना जाता है कि ये गुप्त जो है वो कुषाणों के सामंत थे और कुषाणों के पश्चात मुरुंडों ने भारत पर शासन किया 250 ईस्वी तक। उसके पश्चात कुषाणों के कुषाणों के पतन एवं गुप्तों के उदय के मध्य का जो काल माना जाता है उसे राजनीतिक विकेंद्रीकरण एवं विभाजन का काल कहा जाता है। फिर गुप्त किस जाति के थे, इस पर आज भी प्राचीन इतिहास का एक विवादास्पद प्रश्न है। इस पर विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, जैसे कि रोमिला थापर जी ने एवं एलन जी ने कहा है का मत है कि गुप्त जो है वो वैश्य जाति के हैं, जबकि हेमचंद जी ने कहा है कि जो गुप्त हैं वो ब्राह्मण जाति के हैं, जबकि गौरीशंकर ओझा जी ने कहा है कि, या फिर चट्टोपाध्याय जी ने कहा है कि जो गुप्त हैं वो क्षत्रिय वंश के हैं, क्षत्रिय जाति के हैं, और अन्य ऐसे ही मत हैं। इन सभी मतों में जो तर्कसंगत मत लगता है वो ब्राह्मण मत लगता है, कि ब्राह्मण जो मत है वो तर्कसंगत लगता है। फिर गुप्तों के यदि गोत्र की बात की जाए तो गुप्तों का गोत्र धारण गोत्र था। धारण गोत्र के गुप्त थे। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती के पूना ताम्रपत्र में मिलता है इसका उल्लेख। और इसका उल्लेख क्योंकि जो प्रभावती है उसके जो पति हैं वो वाकटक नरेश विष्णु वृद्धि गोत्र के विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण हैं। अब जो वज्जिका का कीर्तिकोपद ग्रंथ है वो यह कहता है कि जो गुप्त हैं वो ये कहता है कि जो लिच्छवी हैं वो मलेच्छ जाति के हैं एवं वो चंद्रगुप्त प्रथम को
चंद्रगुप्त प्रथम को कारस्कर कारस्कर कहते हैं। उसके पश्चात जो चंद्रगोमी है, चंद्रगोमी का व्याकरण गुप्तों के लिए हर जट शब्द का प्रयोग करता है, जट अर्थात जाट शब्द का प्रयोग करता है। आगे गुप्तों का यदि हम इनके वंश पढ़ें तो इसका सर्वप्रथम जो शासक है वो, इसका सर्वप्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम जिसने कि महाराजा धीराज की उपाधि भी ग्रहण की थी। अब मैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताऊंगा। चंद्रगुप्त प्रथम जिसने कि महाराजा धीराज की उपाधि भी ग्रहण की थी, यह गुप्त वंश का संस्थापक है और चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का जो कि पत्नी का नाम की पत्नी कुमार देवी का नाम सिक्कों में या फिर मुद्राक्षरों में अंकित है और यह लिच्छवी राजकुमारी थी। इसके पश्चात समुद्रगुप्त गुप्त वंश के द्वितीय महान सम्राट बनते हैं और ये गुप्त वंशावली जो है ये वार्डनक अभिलेख से प्राप्त होती है, विल्सड अभिलेख से प्राप्त होती है। विल्सड अभिलेख जो कि कुमार गुप्त का है, उससे ये गुप्त वंशावली प्राप्त होती है। गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त द्वितीय स्थान पर है और समुद्रगुप्त इनका जो इनके लिए प्रमुख स्रोत माना जाता है वो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो हरिसेन द्वारा इनकी समुद्रगुप्त की 100 विजयों पर प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया है और इसमें समुद्रगुप्त की उत्तर पथ विजय, दक्षिणा पथ विजय के बारे में कहा गया है। उत्तर पथ विजय में चंद्रगुप्त ने 9 राजाओं को पराजित किया था और इन 9 राजाओं में जैसे कि अच्युत एवं गणपति नाग एवं नागसेन, ये सभी मुख्य राजा हैं, प्रमुख राजा हैं। तो उत्तर पर समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ में, उत्तर भारत में प्रत्यक्ष शासन किया, जबकि दक्षिणापथ में यदि हम बात करें तो दक्षिणापथ में समुद्रगुप्त ने ग्रहणा मोक्षानुग्रह नीति को अपनाया। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अर्थात ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रह। ग्रहण अर्थात शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष अर्थात शत्रु को मुक्त करना एवं अनुग्रह अर्थात शत्रु को दया से राज्य को पुनः लौटाना। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति को अपनाया दक्षिणापथ में एवं उत्तरापथ में उसने किस नीति को अपनाया? उत्तरापथ में उसने प्रसवोद्धरण नीति को अपनाया। यह भी प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है। प्रयाग प्रशस्ति में यह भी उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का जो उद्देश्य है वो क्या था? तो समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का उद्देश्य धारणबंध था और रायचंद चौधरी इसके बारे में ये कहते हैं कि समुद्रगुप्त जो है वो इसके आगे यदि मैं बढ़ूं तो एरण अभिलेख जो कि सती प्रथा का प्रथम लिखित अभिलेख है, सती प्रथा के बारे में प्रथम लिखित अभिलेख है, वो इस समुद्रगुप्त के बारे में कहता है कि समुद्रगुप्त जब प्रसन्न होता है तो ये कुबेर के समान है और जब समुद्रगुप्त रुष्ट होता है तो ये यमराज के समान है। जबकि
समुद्रगुप्त की उपाधियां, समुद्रगुप्त की जो इसका कला एवं साहित्य में विशेष रुचि थी एवं कला साहित्य में इसको कविराज की उपाधि भी प्रदान है। और इसके बाद तीसरे गुप्त शासक, महान गुप्त शासक की ओर यदि मैं बढ़ूं तो वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी है। ये गुप्त वंशावली के अनुसार है जो कि विल्सड अभिलेख में है। और इससे पहले राम गुप्त नामक शासक ने भी राज किया। इसके बारे में भी विशाख दत्त की देवानाम देव चंद्रगुप्ता नाम कृति में लिखा गया है कि इसके पहले रामगुप्त नामक शासक ने राज किया था। किंतु गुप्त वंशावली के अनुसार तृतीय गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधियां देखें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधियां विक्रमादित्य है और विक्रमांक है एवं परम भागवत है। और इनका अन्य नाम देखें तो इनका अन्य नाम देवराज होगा, देवगुप्त है, देवराज है एवं देवश्री है। अब यदि इसके आगे बढ़ूं तो विक्रमादित्य ने अपना नाम विक्रमादित्य कब रखा या इसकी उपाधि कब ग्रहण की, तो इसने यह उपाधि जब इसने पश्चिम शकों पर विजय की तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि रखी एवं चांदी के सिक्के चलाए। और इसने और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसके बाद यदि मैं बढ़ूं तो कुमारगुप्त इसका अगला वंशज था। कुमारगुप्त ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का यदि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया तो वो है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे जो कि विद्वान थे। नवरत्न अर्थात जो जैसे कि धन्वंतरी और कालिदास धन्वंतरी और वाराहमीर एवं अमर सिंह, ये इनके दरबार में रहते थे। इसके पश्चात कुमारगुप्त पे आते हैं। कुमारगुप्त इसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमारगुप्त के समय में। और कुमारगुप्त इसके समय में बहुत सारे अभिलेखों का उत्कीर्णन हुआ था, बहुत सारे अभिलेख गाड़े गए थे और इन अभिलेखों से इसके शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता था। कुमारगुप्त के बाद आगे यदि मैं बढ़ूं तो वो होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त के विषय में पाहियान स्कंदगुप्त के विषय में वेनसांग लिखता है कि इसको सक्रादित्य के रूप में लिखता है। इसका नाम जो है उसका सक्रादित्य के रूप में लिखता है वेनसांग कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शासकों की कुछ मदद की थी। इसके पश्चात यदि मैं आर्ट एंड कल्चर पे बढ़ूं, गुप्त साम्राज्य के आर्ट एंड कल्चर पे बढ़ूं तो गुप्त साम्राज्य स्वर्ण युग कहा जाता है।
को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें मूर्तिकला एवं मूर्तिकला का एक बेहद ही अच्छा नमूना प्रस्तुत करता है, एवं मंदिरों की जो शैली है उसका एक बहुत ही अच्छा नमूना प्रस्तुत करता है। इसमें मथुरा शैली को विशेष योगदान, मथुरा शैली का विशेष मूर्ति बनाने में मथुरा शैली का उपयोग किया जाता है। और मंदिरों में जो शिखर मंदिर हैं उनकी शुरुआत गुप्तों से ही की जाती है। और जो दशावरण का मंदिर है वो गुप्तों का प्रथम शिखर मंदिर का उदाहरण है। और अजंता की गुफाएं एवं बाघ गुफाएं एवं वादान गुफाएं इसका उदाहरण है, इसके प्रमुख गुहा लेखों का उदाहरण है। अजंता में 27 गुहाएं हैं एवं 16 अजंता की गुहा नंबर 16, 17 एवं 19 जो गुहा है वो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुहाओं में धार्मिक चित्र अंकित हैं, जो कि धार्मिक चित्र अंकित हैं, एवं बाघ की गुहाओं में मानव के जीवन के लौकिक जीवन के चित्र अंकित हैं। इसके पश्चात यदि मैं साहित्य पे आऊं तो गुप्त काल में रामायण महाभारत एवं पुराणों को, रामायण महाभारत जैसे महाभाष्यों को पूर्ण किया गया एवं पुराण जो आज के समय में हमारे पास पुराण हैं उनको इस काल में रचित किया गया है। इस समय कई भाष्य लिखे गए, जैसे कि नारायण भाष्य, बृहस्पति भाष्य, ये भाष्य लिखे गए। इसके पश्चात यदि मैं विज्ञान पे आऊं तो आयुर्वेद में आयुर्वेद का जो शुरुआत है वो यहां से मानी जाती है। और आयुर्वेद के पश्चात जो आर्यभट्ट हैं, जिन्होंने कि शून्य एवं दशमलव एवं सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत एवं आर्यभट्टिनम कृति जिनकी है, इन्होंने ये सब कुछ गुप्त काल में दिया। और इसके पश्चात विज्ञान में अणु सिद्धांत दिया गया। एवं यदि मैं इसके गुप्त काल के कुछ लेखकों पे आऊं एवं इनके कुछ कृतियों पे आऊं तो कालिदास जी की कृतियां हैं मेघदूत, कुमार संभव एवं अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहिता, विज्ञान और विक्रमोर वसीयम ये गुप्त काल की है और गुप्त काल पर है। और विज्ञानेश्वर की विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस एवं विशाख दत्त की देव चंद्रगुप्तम ये गुप्त काल की हैं। एवं भास की चंद्रदत्ता, स्वप्न वासव दत्ता एवं अरुभंग है। इसके पश्चात बाणभट्ट की कादंबरी एवं हर्षचरित है। हर्ष स्वयं भी लिखते हैं। हर्ष की नागनंदा एवं प्रियदर्शनी, रत्नावली ये हर्ष द्वारा रचित हैं। इसके पश्चात चरक संहिता चरक द्वारा रचित है। और अमरकोश अमर सिंह द्वारा रचित है, जो कि नवरत्नों में से एक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। इसके पश्चात यदि मैं करों पे आऊं, जो आर्थिक कर लिए जाते थे गुप्त साम्राज्य में, तो दो प्रकार के कर, भूमि कर एवं वाणिज्यिक कर। इसमें भूमि करों का अधिक महत्व था। भूमि करों से अधिक राजस्व लिया जाता था, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में कृषि का
कृषि जो थी वो एक प्रमुख आय का साधन थी और कृषि सेक्टर जो था वो सबसे ऊपर था। और इसमें आर्थिक करों में जो भूमि कर है, भूमि करों में क्या क्या लिया जाता था, तो इसके 6 भूमि कर हैं, 6 कर हैं, जैसे कि यदि मैं इससे पहले भूमियों के विषय में बताऊं कि भूमियां कितने प्रकार की होती थी, 5 प्रकार की होती थी। तो 5 प्रकार की होती थी। तो वास्तु भूमि, क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र वास्तु, खली एवं खली, अप्रहार एवं चारागाह, चारागाह। तो जो पहली भूमि है अर्थात क्षेत्र, वो जोतने योग्य या फिर जुती हुई भूमि या फिर उपजाऊ भूमि थी। द्वितीय भूमि जो कि थी, जो कि ये भूमियां थी। यदि हम करों पे आए, आर्थिक करों पे, तो आर्थिक कर भाग जो कि 1/6 भाग होता था, उत्पादन का 1/6 भाग होता था। भोग जो कि राजा को दिया जाता था, फल सब्जियों आदि के रूप में दिया जाता था। भाग, भोग, उद्रंग, उद्रंग एक भूमि कर था। उद्रंग के पश्चात उपरिहार, उपरिहार एक भूमि कर था। इसके पश्चात भूतावाद, प्रत्याय, प्रत्याय कर जो कि इंपोर्ट टैक्स या फिर विदेशी सामानों पर लगने वाला आयात कर था। इसके पश्चात अंतिम जो है वो शुल्क, शुल्क जो कि बिक्री कर था। यहीं पर मैं प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं।